आइए देखते हैं कि डब्ल्यूबीसीएस के एग्ज़ाम में हिस्ट्री में क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा हमेशा देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसीएस में आने वाला क्वेश्चन एसएससी में पूछ लेता है, एसएससी में आने वाला क्वेश्चन को डब्ल्यूबीसीएस से पूछ लेता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला था 2020 का जब मेंस हुआ था डब्ल्यूबीसीएस का। वहाँ पे हम देख रहे थे कि 100 क्वेश्चन जो डब्ल्यूबीसीएस मेंस में आया था ज्योग्राफी का, वो पूरा का पूरा एसएससी के प्रीवियस ईयर से आ गया था। इसीलिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि थर्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो पहला हुआ था, फर्स्ट हुआ था बॉम्बे में, सेकंड हुआ था कलकत्ता में, और ये थर्ड हुआ था मद्रास में। और इसका जो डेट है वो भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कितना कब हुआ था। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था 1885 में हुआ था, और सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1886 में, और थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1887 में मद्रास के चेन्नई में हुआ था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टू प्लेस इन। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि 3 बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा से क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ये तीनों पानीपत का जंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज एसोसिएटेड विद द सनसेट लॉ। सनसेट लॉ से एसोसिएटेड हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये थर्ड सनसेट लॉ जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे लाया गया था। और ये सनसेट लॉ था क्या? सनसेट लॉ का मतलब हम बोल रहे हैं कि ये सूरज डूबने से पहले जो भी टैक्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाना चाहिए था, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि एक डेट फिक्स कर देती थी कि इसी दिन जनता को तमाम टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेमेंट कर देना है सूरज डूबने से पहले। इसीलिए इसको सनसेट लॉ बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि सूरत स्प्लिट टू प्लेस इन। सूरत स्प्लिट टू प्लेस इन 1907। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ये सूरत स्प्लिट था क्या? सूरत स्प्लिट में हुआ यूँ था कि जो कांग्रेस थे वो 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, है ना। एक हिस्सा में आ गए थे मॉडरेट आया था एक हिस्सा में। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था उसमें आ गया था एक्सट्रीमिस्ट। और ये मॉडरेट जो थे ये बोल रहे थे कि हम लोग अंग्रेज़ों से अपना बात आराम से मनवाएंगे, है ना। और लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोल रहे थे कि नहीं, अंग्रेज़ों से बात मनवाना है तो वायलेंस करना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा, और ये एक वायलेंट तरीका अपनाना होगा, तभी अंग्रेज हमारी बात मानेंगे। इसीलिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। उसके बाद बोल रहा है कि जजिया वाज इम्पोज बाई। जजिया को इम्पोज किया गया था औरंगजेब के जरिया। और ये एक तरह का रिलीजियस टैक्स था जो हिंदुओं पर लगाया गया था, मेनली ब्राह्मण के ऊपर लगाया गया था। ठीक है, इसी जजिया बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। और ये आया था कब? 1848 ईस्वी में इसको लाया गया था, है ना। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हो रहे थे तो उनके बहुत सारा जागीर होता था, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता था, है ना। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए ये बिल लाया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी राजा महाराजा का अगर कोई वारिस नहीं है ना, तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो ब्रिटिश को चला जाएगा। इस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए राजा महाराजा का जितना भी संपत्ति था, जो भी प्रॉपर्टी था, वो ब्रिटिश अपने अंदर में लेते जा रहे थे। इस तरह से ब्रिटिश अपना जो ये था साम्राज्य को बहुत एक्सपैंड कर रहा था, अपना पूरा प्रॉपर्टी सबको बढ़ा कर। उसके बाद बोल रहा है कि लोथल इज लोकेटेड एट। तो लोथल जो लोकेटेड है वो गुजरात में है ना। ये लोथल है क्या? एक तरह का ये लोथल पोर्ट है, ये एंशिएंट इंडिया में पाया जा रहा था और इसी पोर्ट से ट्रेड होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन गांधी अरविंद पैक्ट वाज साइन। गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था, कब हुआ था? तो गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। ठीक है, गांधी अरविंद पैक्ट साइन होते ही क्या हुआ था, जो 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस मूवमेंट को क्या किया था, कांग्रेस विड्रॉ कर लिया था। उसके बदले में क्या हुआ था, ब्रिटिश जो इंडियन जो ये थे, जो लोग थे जो ब्रिटिश कब्जा करके रखे हुए थे, उनको अपनी जेलों में उनको क्या किया गया था, ब्रिटिश रिलीज कर दिया था
अब बदले में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था। उसके बाद बोल रहा है कि द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन, तो इसका आंसर होगा 1928। लेकिन अगर पूछा कि साइमन कमीशन बना कब था, तब आंसर हो जाता 1927, है ना। 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया था और 1928 में ये इंडिया आया था। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और सभी के सभी ब्रिटिश थे। इसीलिए साइमन कमीशन को हम लोग बोल रहे हैं ऑल वाइट कमीशन भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी इंडियन लोग कर रहे थे। उसके बाद है व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। चूँकि हम सब जान रहे हैं कि पहले इंडिया का कैपिटल कोलकाता था, जो कि बाद में क्या हुआ था, दिल्ली शिफ्ट किया गया था, और ये हुआ था 1911 में। ठीक है। उसके बाद ये 1915 का डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में थे 1915 ईस्वी में इंडिया आए थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे गांधी जी 1915 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तब हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एकदम यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पूछ रहे हैं कि इबादत खाना वाज फाउंडेड बाई। तो इबादत खाना को बनाया गया था अकबर के ज़रिया, है ना। ये इबादत खाना ने होता ये था कि डिफरेंट रिलीजियन से उसके रिलीजियस स्कॉलर को बुलाया जाता था। जो भी रिलीजियस हेड होते थे उनको बुलाया जाता था यहाँ पे, और रिलीजन के ऊपर डिस्कशन होता था, ताकि समाज में एक पीस और एक क्या होता है कि एक पैगाम जाए लोगों में, ताकि एक अमन वमान का शांति का माहौल हो। इसलिए इबादत खाना को बनाया गया था। विच एक्ट वाज डिस्क्राइब एज अ ब्लैक एक्ट बाय गांधी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता है गांधी जी के जरिए। तो ये हो गया रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला गया था, क्योंकि ये एक्ट में बहुत सारा प्रोविज़न ऐसा था जो इंडियन के लिए बहुत नुकसानदेह था। जैसे कि बोला जा रहा था कि कोई भी इंडियन को सिर्फ शक के बिना पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उस इंडियन को कोई भी वकील रखने का इख्तियार नहीं होगा, है ना। वो अपना वकील नहीं रख सकते। किसी भी इंडियन के घर की तलाशी बगैर वारंट के लिया जा सकता है। इस तरह का बहुत ही गलत प्रोविज़न था, जिसके जरिए गांधी जी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बाद में रॉलेट सत्याग्रह का भी शुरू किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद बोल रहा है विच एंशिएंट इंडियन रूलर वाज द चीफ पैट्रन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके वक्त पे हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्का के टाइम पे। ठीक है, ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये काल अशोका के टाइम पे हुआ था, सेकंड, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोका के टाइम पे, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्का के टाइम पे। और ये कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वाराणसी में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में या पटना में, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में। उसके बाद बोल रहा है कि सती एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। सती एक्ट को 1829 में पास किया गया था। और ये सती एक्ट था क्या, हिंदू समाज में ऐसा होता था पहले कि कोई भी इंसान अगर मर जाता था तो उसकी जो वाइफ होती थी, उसकी वाइफ को उस इंसान के चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, है ना। इसी को ही सती बोलते थे। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, सती एक्ट, और उसको बात क्या क्या सती को इलीगल करा दे दिया। यानी अब कोई भी वाइफ को उसके हस्बैंड के साथ जिंदा नहीं जलाया जा सकता चिता के साथ। यही था सती एक्ट। ठीक है, अब देखिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कशन किया है। अब इनमें से देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपका 60% भी सही हो रहा है तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। अगर ये सब आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल सही जा रहा है, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और बताइए क्वेश्चन कैसा है, कैसा लगा, आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं आज।